गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर समुद्र विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की चर्चा होगी और यह देखा जाए तो ओशनोलॉजी का पहला एपिसोड है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं अपने समुद्र विज्ञान की। देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, केमैन गर्त निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? वैसे इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत कर चुके हैं, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका का जब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने केमैन आइलैंड के विषय में डिस्कशन किया था। तो वहीं जहां पर केमैन आइलैंड है वहीं पर है केमैन गर्त। तो आप देख सकते हैं अरब सागर या कैरेबियन सागर में यहाँ पर मिलता है केमैन आइलैंड और यहीं पर आपको मिलता है केमैन गर्त। तो इसका संबंध कहाँ से है? तो कैरेबियन सागर से। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ गर्त हैं, कुछ खाइयां हैं और कुछ महासागर हैं। हमको बताना है कि कौन सी खाई किस महासागर से संबंध रखती है। जैसे टोंगा की खाई, फिर प्योर्टोरिको की खाई, फिर सुंडा खाई, मैरियाना गर्त। तो मैरियाना गर्त के विषय में आप सभी लोगों को पता होगा, यह प्रशांत महासागर से संबंध रखता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि यह उत्तरी है या दक्षिणी है। साथ में आपको प्योर्टोरिको की बात हम लोग कर चुके हैं जब उत्तरी अमेरिका का डिस्कशन कर रहे थे, अर्थात कैरिबियन सी या अटलांटिक महासागर। तो याद रखिएगा ये जो प्यूर्टोरिको है ये कहाँ पे है? यह अटलांटिक महासागर का है और अटलांटिक में भी कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक में है। तो ये तो सही है। और टोंगा की खाई उत्तर में है, दक्षिण में, ये भी हमको समझना है। और साथ में सुंडा की खाई हिंद महासागर में, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि सुंडा की जो खाई है यह आपको हिंद महासागर में मिलता है। टोंगा की खाई आपको दक्षिण में मिलता है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन मैरियाना की खाई दक्षिण में नहीं है बल्कि यह उत्तरी प्रशांत में है। कहाँ पर है? यह उत्तरी प्रशांत में है, ना कि दक्षिणी प्रशांत में है। और इस आधार पर यह मिलान गलत है और यही आंसर सही होगा। इसको आइए थोड़ा मैप पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो यह आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में यहाँ पर देखिए मिलता है मैरियाना गर्त। मारियाना जो गर्त है, मारियाना ट्रेंच, ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है, क्योंकि यह देखिए इक्वेटर है और इसके इधर जो है नॉर्थ पैसिफिक है और इस तरफ आप देखेंगे साउथ पैसिफिक है। एक तरफ नॉर्थ पैसिफिक है, एक तरफ साउथ पैसिफिक है। और साउथ पैसिफिक में ही आप देखेंगे यहाँ पर मिलता है टोंगा ट्रेंच। क्या मिलता है? टोंगा ट्रेंच। टोंगा ट्रेंच जो है यह प्रशांत से है लेकिन दक्षिणी से है। मारियाना उत्तरी प्रशांत से है। और प्योर्टोरिको की जो हम बात कर रहे हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और यहीं पर है प्योर्टोरिको ट्रेंच, अर्थात इसका संबंध अटलांटिक महासागर से है। तो आप इन तथ्यों को आप अपने प्रश्न में देख सकते हैं। टोंगा दक्षिणी प्रशांत में है, प्योर्टोरिको की खाई आपकी उत्तरी अटलांटिक में है, सुंडा की खाई हिंद महासागर से है और मारियाना की खाई उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंध रखती है। और इस आधार पर डी वाला ऑप्शन गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला लिखा गया है प्रश्न और बताना है कि यहाँ पर कुछ डीप हैं, अर्थात कुछ यहाँ पर ट्रेंच हैं और साथ में इसका स्थिति बताया है, लोकेशन बताया है कि ये कहाँ पर है। जैसे चैलेंजर डीप। अब चैलेंजर डीप हम किसे कहते हैं आपको स्पष्ट होना चाहिए। जो यहाँ पर मारियाना ट्रेंच है, ये जो मारियाना गर्त है, इसी मारियाना ट्रेंच का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, उसी का नाम है चैलेंजर डीप। तो मारियाना एक गर्त है, अर्थात मारियाना एक इस प्रकार से विस्तृत संरचना है। यह एक ट्रेंच है, एक खाई है, लेकिन इसी का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है इसी को कहते हैं चैलेंजर डीप। तो मारियाना ये पूरा जो पार्ट है इसको कहते हैं मारियाना, लेकिन इसका जो डीपेस्ट पॉइंट होता है इसको कहते हैं क्या? ट्रेंच का मतलब डीपेस्ट पॉइंट, जिसका नाम है चैलेंजर। तो चैलेंजर एक डीपेस्ट पॉइंट है किसका? मारियाना गर्त का। तो यहाँ पर जो लिखा गया है इस तथ्य को समझिएगा कि लिख रहा है चैलेंजर। तो चैलेंजर डीप का जो संबंध है उत्तरी प्रशांत महासागर से है। किससे है? उत्तरी प्रशांत महासागर से, इससे है। प्योर्टोरिको की बात अभी अभी हमने बात किया है। तो प्योर्टोरिको आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, प्योर्टोरिको ट्रेंच है, अर्थात कैरेबियन सागर के पास में स्थित है। तो इसका संबंध उत्तरी अटलांटिक से, कहाँ से है? उत्तरी अटलांटिक से है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक अगर दिया है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी अगर नहीं है, इसी को हम कहते हैं पश्चिमी द्वीप। क्या कहते हैं? पश्चिमी द्वीप। यही तो है वेस्ट इंडीज। तो इसका संबंध कहीं न कहीं वेस्ट इंडीज से है। फिर लिख रहा है रोमांस। तो रोमांस की बात कर रहा है कि रोमांस गैप कहाँ पर है, तो आपको रोमांस गैप के विषय में स्पष्ट होना चाहिए कि यह दक्षिणी अंध महासागर से, अर्थात यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रोमांस गैप। तो रोमांस गैप का जो संबंध है यह है दक्षिणी अंध महासागर से, और अंध महासागर का ही तात्पर्य होता है अटलांटिक महासागर से। फिर यहाँ पर सुंडा है, तो सुंडा का संबंध हिंद महासागर से है। किससे है? हिंद महासागर से है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसका नाम है रोमांस गैप। क्या नाम है? रोमांस। ये है रोमांस गैप। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। रोमांस गैप का संबंध कहाँ से है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर से। आपका आंसर अगर आप इसको मिलान करें तो 4 फिर 1 फिर 2 3, 4 1 2 3, अर्थात यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिख रहा है कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है। अर्थात यहाँ पर अगर देखा जाए तो डार्विन दाना का अवतलन सिद्धांत है, जो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संबंध में ही व्याख्या करते हैं। और इसी सेंस में मरे का स्थिर स्थल का सिद्धांत भी है, टैली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत भी है। लेकिन डेविस का जो सिद्धांत है यह अपर्दन चक्र की संकल्पना से है, अर्थात इसका संबंध किससे है? तो अपर्दन की प्रक्रिया से है, ना कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से है। तो इस आधार पर यही इस पर्टिकुलर प्रश्न के अनुसार सही नहीं है, और इस आधार पर यही आंसर हो जाएगा। अगला लिखा गया कोकोस किलिंग बेसिन कहाँ पर स्थित है। तो इस पर वैसे हम लोग मैपिंग में आगे चर्चा करेंगे, जैसे हम लोग विश्व का मानचित्र डिस्कस कर रहे हैं उसी के अंतर्गत हम सभी महासागरों की भी चर्चा करेंगे कंप्लीट तरीके से। तो वहाँ पर सभी तथ्यों की विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि कोकोस किलिंग जो बेसिन है ये कहाँ पर स्थित है। तो स्पष्ट होना चाहिए कि यह आप देखिए ये पूरा आपका इंडियन ओशन है, और इसी इंडियन ओशन में आपको मिलता है कोकोस किलिंग बेसिन, जो कहाँ पर है? यह आपका इक्वेटर है, और इक्वेटर के उत्तर में है, अर्थात नॉर्थ हिंद महासागर में है। कहाँ पर है? नॉर्थ हिंद महासागर से इसका संबंध है। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यह हिंद महासागर से है, लेकिन किस हिंद महासागर से? उत्तरी हिंद महासागर से। तो प्रश्न में चूंकि हिंद महासागर ही दिया है तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर से। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए, और जितने तथ्य यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं आप यकीन करिए, आप यदि इन तथ्यों को एटलस के माध्यम से एक बार वेरीफाई कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाला है। इसलिए हम बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई भी तथ्य देखें, आपको एटलस लेके बैठना है, साथ में एक कॉपी और पेन भी लेके बैठना है। यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य आपको नज़र आ रहा है इस पर्टिकुलर डिस्कशन के, तो आप उस पॉइंट को नोट डाउन करें, और यकीन करिएगा यदि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए, यहाँ पर हमको बताना है कुछ महासागर के नाम दिए गए हैं, और एक तरफ है उच्चावच के स्वरूप, बताना है किसका संबंध किससे है। जैसे लिखा है प्योर्टरिको। प्योर्टरिको की बात आपको स्पष्ट हो गई होगी, अटलांटिक महासागर से है, और वो भी किस अटलांटिक से है? उत्तरी अटलांटिक से है। फिर सुंडा की बात करें तो हिंद महासागर से संबंध है। फिलीपाइंस की बात करें तो यह आपका प्रशांत से संबंध रखता है, और बैरो पॉइंट की बात करें तो आर्कटिक से संबंध रखता है। तो यह आर्कटिक हो गया, फिलिपाइन जो है प्रशांत से हो गया, प्योर्टरिको आपका अटलांटिक से हो जाएगा, और सुंडा आपका हिंद से हो जाएगा। आप इस आधार पर मिलान कर लीजिए, और देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2314। तो 2314 अर्थात सी आंसर सही होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है मृत सागर के विषय में पूछ रहा है कि मृत सागर जो आपको देखने को मिलता है कैलिफोर्निया के पास, यह किस प्रकार से निर्मित हुआ है। तो वहीं पर आपको मिलता है सैन एंड्रियास का रूपांतरित भ्रंश। जो सैन एंड्रियास का रूपांतरित भ्रंश है यह जिस प्रक्रम से बना है उसी प्रक्रम से मृत सागर भी बना है। तो यह जो प्रक्रम है इस प्रक्रम का नाम है भ्रंशन की क्रिया, अर्थात यह एक भ्रंश घाटी है। भ्रंशन के परिणाम स्वरूप ही यह मृत सागर बना है, और इसी के परिणाम स्वरूप भी सैन एंड्रियास का भ्रंश भी आपको देखने को मिलता है कैलिफोर्निया में, जहाँ पर बहुत तीव्र गति के भूकंप आते हैं। और यह एक प्रकार का कैसा भ्रंश? रूपांतरित भ्रंश है, या उसी को हम कहते हैं समानांतर भ्रंश के दायरे में उसे हम रखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है कि हिंद महासागर के 4 उच्चावच लक्षणों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनकी स्थिति के आधार पर क्रमबद्ध करें, और बताएं कि इनका क्रम क्या है। अर्थात
यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि लक्षद्वीप, चागोस। तो यहाँ पर देखिए ये है लक्षद्वीप और यहाँ पर है चागोस। तो लक्षद्वीप चागोस हो गया। फिर कह रहा है लक्षद्वीप चागोस आर्किपेलागो। फिर यहाँ पर है चागोस सेंट पाल। तो हमको अब देखना है कि चागोस सेंट पाल, तो सेंट पाल देखो यहाँ पर है और चागोस कहीं न कहीं यहाँ ऊपर है। तो चागोस चाहे यहाँ का ले लीजिए चाहे यहाँ का ले लीजिए, जो भी आप लीजिए। तो पहले तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यहाँ पर है। फिर मिलेगा चागोस, फिर चागोस के साथ साथ आपका सेंट पॉल मिलेगा। तो क्रम अभी ठीक ही लग रहा है। फिर एम्स्टर्डम की बात कर रहा है। अब एम्स्टर्डम की बात करें तो एम्स्टर्डम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है एम्स्टर्डम। फिर लिख रहा है कि सेंट पॉल, तो सेंट पॉल देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर लिख रहा है आपका गाउसबर्ग कटक, तो गाउसबर्ग यहाँ पर है। तो आप क्रम से देख रहे हैं लक्षद्वीप, चागोस, फिर चागोस के साथ साथ आप यहाँ पर बात कर सकते हैं सेंट पॉल, फिर यहाँ पर बात कर सकते हैं एम्स्टर्डम, साओ पालो और गाउसबर्ग। तो इस प्रकार से आप क्रम से देखिए ये लिखे ही गए हैं, अर्थात ABCD एक क्रम से ही लिखा गया है। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यही क्रम इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और हम आपसे बार बार यह तथ्य बता रहे हैं कि आयोग जो है यह प्रश्न आपसे इसी प्रकार से अपेक्षा करता है कि आप इनको क्रमबद्ध करें, कूटबद्ध करें, अर्थात इनके डायरेक्शन के विषय में आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इसी के आधार पर मैपिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है, समुद्री मैदान अर्थात जो प्लेन्स है महासागरीय, जिसको हम एबिसल प्लेन कहते हैं, अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच नहीं मिलता है। तो आपको यह 60 से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य नहीं मिलता है। और इसके पीछे कारण ये है कि 60 से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य अगर आप उत्तर की तरफ चलते हैं तो वहां पर आप देखेंगे लैंड मिलता है। क्या मिलता है? वहां पर महाद्वीपीय भाग मिलते हैं, जलीय भाग नहीं मिलते हैं। तो जब जलीय भाग वहां पर मिलेगा ही नहीं, हम प्रीवियस प्रश्नों पर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम प्रीवियस की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको कई मैप दिखाते हैं। अब यहाँ पर ही आप देखेंगे तो जब आप उत्तर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर बेरिंग सी आपका टच कर जाता है। जब बेरिंग सी टच कर जाएगा तो वहाँ पर किसी प्रकार के हम कह सकते हैं आपको जलीय भाग मिलता ही नहीं। तो जब आप 60 से 70 के पास जाते हैं तो वहाँ पर जलीय भाग बहुत कम रेयर देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हमको किसी प्रकार का एबिसल प्लेन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वह पूरी तरीके से महाद्वीपों से ढका हुआ है। फिर अगला लिखा गया है यहाँ पर प्रश्न कि रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। हमने कहा कि यह एक सागर का तट है, लेकिन जब यह जलमग्न हो जाता है तब इसका फॉर्मेशन होता है। और विशेष तौर पर जहां खड़ा कगार होता है, अर्थात जब भ्रंशन के कारण तट का निमज्जन होता है, जो ऊपरी भूखंड है वह जब नीचे की तरफ चली जाती है तो वहां पर सागरी लहरों के द्वारा जो इसका कटाव किया जाता है उसी से बनता है रिया तट। क्या बनता है? रिया तट। तो इस प्रकार से निमग्न जो ऊपरी भूमि तट रेखा होती है, जैसे भारत का पश्चिमी घाट, तो यह एक निमज्जित भूखंड है और इस आधार पर यहां पर आपको देखने को मिलता है रिया तट। तो ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि आर्कटिक सागर में किस महीने में समुद्री बर्फ का अधिकतम विस्तार होता है। अब आपसे पूछ रहा है आर्कटिक सागर में, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आर्कटिक सागर का जो संबंध है यह आपके उत्तरी पोल से है। कहां से है? उत्तरी पोल पर। उत्तरी पोल आर्कटिक सागर है और वहीं पर आजू बाजू में आपको महाद्वीप भी देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि जो उत्तरी पोल है यहाँ पर महाद्वीप महासागर दोनों की स्थितियां आपको लगभग देखने को मिलती हैं। और यह भी आपको स्पष्ट होगा कि जब शीतकाल आता है तो स्थल पे बर्फ का विस्तार होता है। किस पर विस्तार होगा? स्थल पर, क्योंकि स्थलीय भाग शीत ऋतु में ज्यादा ठंडा हो जाएगा जलीय भाग की तुलना में। इसलिए शीतकाल में स्थल पर बर्फ का विस्तार ज्यादा होगा, लेकिन जब ग्रीष्म काल आएगा तो ग्रीष्म काल में स्थल पर उतना विस्तार नहीं होगा जितना जल पर होगा। तो आर्कटिक एक सागर है, तो आर्कटिक सागर पर बर्फ का विस्तार शीत की तुलना में ग्रीष्म काल में ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर लिखा गया है समुद्री बर्फ का विस्तार अधिकतम किस ऋतु में पाया जाता है, तो शीतकाल हम कह सकते हैं, लेकिन शीतकाल में जो ज्यादा विस्तार होता है यह स्थलों पर होता है, महासागरों पर कम होता है। लेकिन जब ग्रीष्म काल आता है, अर्थात मई का जब महीना आता है, मई के महीने में उत्तरी पोल के पास अर्थात आर्कटिक सागर में बर्फ का प्रसार ज्यादा देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला यहाँ पर है बेलीज प्रवाल रोधिका किनके बीच स्थित है। तो बेलीज यहाँ पर आपको एक देश भी मिलता है। तो बेलीज जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिको है ऊपर की तरफ, ये मैक्सिको आपको मिलता है।
और यहाँ पर ए मिलता होंडुरास, तो ग्वाटेमाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिको और ग्वाटेमाला के मध्य में ही आपको मिलता है बेलीज। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा मैक्सिको और ग्वाटेमाला के मध्य में स्थित है बेलीज, तो आंसर हो जाएगा सी। और इसकी चर्चा हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि समुद्री प्रदूषण का उच्चतम सोर्स नौ परिवहन है। तो स्पष्ट रखिएगा कि समुद्री प्रदूषण का जो मैक्सिमम सोर्स है यह नौ परिवहन नहीं है बल्कि अन्य सोर्स भी हैं, जैसे प्रदूषित नदियों के माध्यम से जो जल वहां पर जाते हैं, जो नाले हैं इसके माध्यम से जो प्रदूषित जल जाते हैं, तो ये सब ज्यादा प्रदूषण करते हैं तुलनात्मक तौर से नौ परिवहन से। नौ परिवहन से उतना प्रदूषण नहीं होता। हाँ, नौ परिवहन में यदि कभी काल लीकेज की समस्या आती है, सीपेज की समस्या आती है, तो उससे प्रदूषण होता है, लेकिन उच्चतम सोर्स यही है ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने बड़े बड़े औद्योगिक नगर हैं ये सब कहीं न कहीं सागर के तट पर ही स्थित हैं, और वहां से निकलने वाला जो औद्योगिक नाले हैं यह काफी ज्यादा समुद्र के प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। कह सकते हैं पहला तो सही नहीं है, लेकिन दूसरा जो लिख रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में समुद्री प्रदूषण द्वारा संकटापन्न प्रवाल भित्तियों का उच्चतम प्रतिशत है, ये सही है। क्योंकि आपको जो दक्षिण पूर्व एशिया है जहां पर आपको बहुत सी प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती हैं, जिसमें सुलावेसी आइलैंड भी आता है, और इसी के पास आप जब आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में भी एक प्रवाल भित्ति मिलती है। और ये सब जो प्रवाल भित्तियां हैं कहीं न कहीं समुद्री प्रदूषण के द्वारा काफी संकट को झेल रही हैं। तो इस आधार पर दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, और इस आधार पर आंसर आप देख सकते हैं हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, बताना है। यहां पर देखिए अब ओशनिक डिपॉजिट की बात कर रहा है कि जो महासागरीय निक्षेप है इसके विषय में प्रश्न पूछ रहा है। पहला तो तथ्य यही होना चाहिए कि उज हम किसे कहते हैं, क्या उज जैविक होते हैं कि अजैविक होते हैं, पहला तथ्य। दूसरा, लाल मिट्टी अजैविक होता है या जैविक होता है, यह भी तथ्य हमको पता होना चाहिए। तीसरा लिखा है टेक्टाइट ब्रह्मांडीय होता है, क्या यह सही है गलत। कीचड़ ज्वालामुखी होता है कि नहीं। तो यहां पर देखिए उज जो है यह जैविक होता है, यह सही है। लाल मिट्टी अजैविक होता है, यह भी सही है। टेक्टाइट जो है यह ब्रह्मांडीय होता है, उल्कापिंड होते हैं, यह भी सही है। लेकिन जिसको हम कीचड़ कहते हैं, जिसको हम पंक कहते हैं, जिसको हम मड कहते हैं, इसका संबंध हम कह सकते हैं ज्वालामुखी की प्रक्रिया से नहीं है, बल्कि यह स्थलीय निक्षेप होते हैं। कैसे होते हैं? स्थलीय। स्थलीय को ही कहते हैं भूमिज। कैसे कहते हैं? ये भूमिज निक्षेप हैं। निक्षेप भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निक्षेप होते हैं जिसको हम स्थलीय निक्षेप कहते हैं, कुछ निक्षेप होते हैं जिसको हम जैविक निक्षेप कहते हैं, और कुछ निक्षेप होते हैं जिसको हम अजैविक कहते हैं। तो स्थलीय निक्षेप के अंतर्गत आपके मड आते हैं। फिर हम जैविक की बात करें तो जैविक में भी दो हो जाते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं नैरेटिक, अर्थात तटीय आपके निक्षेप होते हैं, और एक होता अधाह सागरीय। जो अधाह सागरीय होता है उसी को हम उज कहते हैं, और जो अजैविक होता है उसी के अंतर्गत हमारा लाल मिट्टी आता है, और ब्रह्मांडीय अर्थात यह उल्का पिंड के पार्ट आते हैं। तो यह कुछ पार्ट हैं जो हमको उज के विषय में समझना है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आपको इंडिकेट करें, तो हमने पहले ही कहा कि तीन पार्ट होते हैं। एक आप देखेंगे, एक तो जैविक हो गया, और एक आपका अजैविक हो गया, ये अजैविक है, और एक आपको मिलता है स्थलीय। कैसा मिलता है? स्थलीय। जैविक में भी दो पार्ट होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में देखिए कभी काल स्पष्ट नहीं लिखाता है। ये है जैविक और ये है अजैविक। जैविक में भी दो पार्ट है। एक है तट, मतलब तट के संपर्क में है, जिसको हम कहते हैं तट तलवासी, क्या कहते हैं? तटस्थलीय। और एक होता है जिसको कहते हैं अगाध। क्या कहते हैं? अगाध। अगाध मतलब गहरा है। और अजैविक में दो होता है, एक होता है लाल मृतिका, और एक इसी में होता है उल्का वाला। कौन सा होता है? ये उल्का वाला अर्थात टेक्टाइट। तो इसमें दो होता है, एक उल्का होता है और एक आपका लाल मृतिका होता है। अगाध में भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है जिसमें कैल्शियम की प्रधानता होती है, अर्थात कैल्शियम की प्रधानता वाला है, और एक जो होता है जिसमें सिलिका की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? सिलिका की प्रधानता है। और कैल्शियम की प्रधानता में भी दो पार्ट आते हैं, सिलिका की प्रधानता में दो आते हैं। जिसमें कैल्शियम की प्रधानता या चूना की प्रधानता होती है,
इसमें होता है टेरापोडा और एक होता है ग्लोबिजेरिना। तो टेरापोडा और ग्लोबिजेरिना ये कैल्शियम युक्त हैं। और अगर हम बात करें जिसमें सिलिका प्रधान है तो इसमें दो होते हैं, एक होते हैं रेडियोलेरियन और एक होते हैं डाइटम। क्या होता है? डाइटम। तो ये इसके कुछ पार्ट हैं जिसके विषय में हमको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कीचड़ जो है आपका स्थलीय या भूमिज के अंतर्गत रखा जाता है, तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा डी। अगला है निम्नलिखित ऊर्जा में, यहां पर देखिए ऊर्जा नहीं होना चाहिए, उज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उज होना चाहिए। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट करिएगा, ये उज होना चाहिए या उज। यहां पर उज है, ऊर्जा नहीं है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इसको सही कर लेना है कि निम्नलिखित उजों में, ठीक है ना, उजों में चूना प्रधान कौन से हैं। तो यहां पर आपको अभी अभी हमने डिस्कशन किया पिछले में कि जो चूना प्रधान है एक आता है टेरापोडा और एक आता है ग्लोबिजेरिना। तो टेरापोडा और ग्लोबिजेरिना ये दोनों चूना प्रधान हैं, अर्थात इसमें यहाँ पर हम कह सकते हैं कैल्शियम की प्रधानता है। और जो सिलिका वाला है इसमें आपको एक आता है रेडियोलेरियन और एक आता है डाइटम। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा पहला और चौथा हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। अगला लिखा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली है। तो महासागर में सर्वाधिक जो विस्तार है एबिसल प्लेन का है, महासागरीय नितल मैदान का है। तो जो महासागरीय मैदान है उसी को होता है जिसको महासागरीय बेसिन भी कहते हैं, महासागरीय द्रोणी भी कहते हैं। तो यही आपका एबिसल प्लेन भी कहलाता है। अगर हम एरिया की बात करें तो वैसे आप देखेंगे जो महासागरीय हमारा मग्न तट है इसका एरिया अगर पूरे महासागर में हम बात करें तो 8.6% मिलता है। इसी प्रकार अगर हम महाद्वीपीय ढाल की बात करें तो महाद्वीपीय ढाल का जो परसेंटेज मिलता है 8.5% मिलता है। फिर जो महासागरीय आपका जिसको हम बेसिन कहते हैं या नितल कहते हैं या मैदान कहते हैं इसका लगभग 75.9% मिलता है। और एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं ट्रेंच, गर्त। ट्रेंच का जो पार्ट होता है यह करीब करीब आपको 7% मिलता है। और इस प्रकार पूरे महासागर में विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक जो विस्तार होता है यह आपका महासागरीय द्रोणी का होता है, महासागरीय बेसिन का होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि प्रवाल के उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से तथ्य आवश्यक होते हैं और कितना आवश्यक होते हैं। तो एक प्रवाल तब विकसित होता है कि जब यहाँ पर लिख रहा है कि प्रवाल या कोरल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर या सागर में बनते हैं। ये सही है, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वह 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है यह उष्णकटिबंध महासागर में ही देखने को मिलते हैं या सागर में देखने को मिलते हैं। और इसके उत्पत्ति के लिए जो गहराई होनी चाहिए यह 30 से 35 फैदल या 60 से 77 मीटर होती है। तो इसी को हम 30 से 35 फैदम नाम भी देते हैं। तो यह भी इसके लिए आवश्यक होता है गहराई। और जो सैलिनिटी होती है यह 27 से लेकर के 30 ग्राम प्रति हजार होना चाहिए। इस सिंबल आपको इस तरह से है, यहाँ पर थोड़े से सिंबल में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सिंबल इस प्रकार से, अर्थात एक डॉट ऊपर होता है और डबल डॉट नीचे होता है। इसको कहते हैं ग्राम प्रति हजार, यानी ये प्रति हजार का सिंबल है। जैसे आप इस सिंबल की बात करते हैं तो यह प्रति 100 का सिंबल है, उसी प्रकार यह सिंबल जो है यह प्रति हजार का है। अर्थात यह 27 से लेकर के 30 ग्राम प्रति हजार तक महासागरीय लवणता अनुकूल होती है किसी भी प्रवाल के विकास के लिए। लेकिन चौथा जो लिख रहा है कि सागर के तापमान की वृद्धि मूगा शैवाल के लिए अति उत्तम होती है, गलत है। टेम्परेचर में जो वृद्धि हो रही है अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इससे प्रवाल लगातार विरंजित हो रहे हैं, अर्थात प्रवाल में मरने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक आधा सेंटेंस सही लिखा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है जिसके कारण प्रवाल सफेद रंग का होता है अर्थात प्रवाल का विरंजन होता है, ये बात तो ठीक लिख रहा है। लेकिन जो पहले लिख दिया गया कि तापमान की वृद्धि से मूगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, यह अति उत्तम नहीं होता है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ने से ये सफेद हो जाते हैं, प्रवाल का विरंजन होता है, बात ठीक है, लेकिन इसका विकास नहीं होता बल्कि इसका पतन होता है। विरंजन का तात्पर्य क्या होता है? मरना। तो इससे प्रवाल मरते हैं। अर्थात यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है और आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम हमको बताना है। तो आप मैप पे ही देख लीजिए, भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, अराल सागर है, अर्थात आपका डी ऑप्शन होगा। यहाँ पर मिलता है भूमध्य सागर, फिर मिलता है ब्लैक सी, फिर मिलता है कैस्पियन सी और यहाँ पर मिलता है अराल सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कह रहा है किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना है।
तो यह आपका वेस्ट है और यह आपका ईस्ट है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ यह आपको विस्तार देखने को मिलता है, अर्थात आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि केप वर्डे एक द्वीप समूह है जो कि कहाँ पर स्थित है। ये सब प्रश्न मैपिंग के हैं। यदि आपको मैपिंग एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो यकीन करिएगा बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही बन जाएंगे। तो केप वर्डे एक बेसिन भी है और केप वर्डे एक आइलैंड भी है, और कहाँ पर है? तो यह अटलांटिक महासागर से है। कहाँ से है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक में भी कौन सा महासागर है? तो उत्तरी है, क्योंकि यह इक्वेटर है, तो इधर का पार्ट नॉर्थ है। तो नॉर्थ अटलांटिक से संबंध रखता है केप वर्डे आइलैंड या केप वर्डे बेसिन। तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप पाए जाते हैं। जब अत्यधिक विस्तार होता है तो वहां पर भूमिज निक्षेप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और ऐसा कहां पर देखने को मिलता है? क्या आर्कटिक तट पर मिलता है, पूर्वी अफ्रीका के तट पर मिलता है, पूर्वी द्वीप समूह के समीप मिलता है, या उत्तरी अफ्रीका में मिलता है? तो ज्यादातर ये निक्षेप हमको मिलते हैं पूर्वी द्वीप समूह के समीप, अर्थात जो हमारा इंडोनेशिया, फिर वहां पर थाईलैंड, मलेशिया, ये सब जो पार्ट होते हैं वहीं पर यह ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि महासागरीय निक्षेप और इसकी उत्पत्ति, जैसे लिखा है तट तल वासी पदार्थ, जिसको हमने कहा नेरेटिक, हमने कहा इसको नेरेटिक है। और नेरेटिक जो बनते हैं ये किससे बनते हैं? सागरीय जीव जंतु तथा पादपों के मृत अस्थिपंजर से बनते हैं। किससे बनते हैं? सागरीय जीव जंतु तथा पादपों के मृत अस्थिपंजर से यह संरचना निर्मित होती है, जिसको कहते हैं तट तलवासी पदार्थ। इसी प्रकार अगाध सागरस्थ में जो निर्मित होते हैं ये सब शैलों से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये सब जैविक होते हैं। कैसे होते हैं? जैविक, अर्थात इसमें शैवाल का परसेंटेज होता है। फिर जो टेरापोडा है, टेरापोडा अभी अभी हमने डिस्कशन किया था कि टेरापोडा में कैल्शियम प्रधानता है, और कैल्शियम किसमें मिलता है? तो मोलस्का में मिलता है। किसमें मिलता है? मोलस्का में मिलता है। तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। अब डाइटम जो बचा एक किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मृतिका अंशयुक्त अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष से बनता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3412। तो 3412 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को हम क्या कहते हैं? समुद्र में डूबे जो महाद्वीप का भाग है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक महाद्वीपीय मग्न तट होता है, एक महाद्वीपीय ढाल होता है, एक महाद्वीपीय उभार होता है। ये तीनों पार्ट जो हैं महाद्वीप के ही हैं, लेकिन महासागर में डूबे रहते हैं, जलमग्न रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो प्रासंगिक होता है वह होता है मग्न तट। कौन होता है? मग्न तट, क्योंकि यह हमको दिखाई भी पड़ता है और डूबे भी रहते हैं। तो इस आधार पर समुद्र में जो डूबा हुआ पार्ट रहता है, अब समुद्र इसलिए यहाँ पर बात हमारे लिए प्रासंगिक हो जाएगा क्योंकि जब बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, महासागर होता है, तो वहाँ पर मग्न ढाल और उभार की बात आती है। लेकिन समुद्र चूंकि तट से सटा हुआ होता है, इसलिए प्रत्येक महासागर के किनारे किनारे समुद्र मिलते हैं। तो समुद्र पे ही मग्न तट आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला है, आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? तो जॉन मरे हैं। और जॉन मरे के विषय में आप लोगों को पहले से ही स्पष्ट होगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं प्रवाल की उत्पत्ति के विषय में संकल्पना दिए हैं, अर्थात अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। और इन्होंने ही बताया है कि स्थिर स्थल का सिद्धांत, हमने अभी भी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि मरे का जो सिद्धांत है यह कौन सा सिद्धांत है? स्थिर स्थल का सिद्धांत है, जिसके माध्यम से इन्होंने प्रवाल की उत्पत्ति के विषय में व्याख्या की है। साथ में अगर एक विषय की और चर्चा की जाए तो इनका संबंध है चैलेंजर अभियान से। और चैलेंजर अभियान के तहत ही इन्होंने उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कहां पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बेलिल टॉम्सन कटक की खोज की है। तो आगे हम इसका डिस्कशन कर लेंगे, आगे अभी किसी प्रश्न में इसका हम चर्चा कर लेंगे कि बेलिल टॉम्सन कटक कहां पर है। लेकिन इन्हीं का संबंध बेलिल टॉम्सन कटक से भी है, अर्थात जिसके लिए इन्होंने चैलेंजर अभियान की शुरुआत किए थे। फिर इन्हीं का संबंध कहीं न कहीं प्रवाल की उत्पत्ति से है, जिसके लिए इन्होंने स्थिर स्थल का सिद्धांत दिया है। और इन्हीं को ही आधुनिक समुद्र विज्ञान का प्रणेता भी मानते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहते हैं? तो सामुद्रिक वर्षावन हम कहते हैं प्रवाल को, क्योंकि प्रवाल की जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। और अगर सबसे ज्यादा जैव विविधता है तो इसी आधार पर इसको हम महासागर या सागर का वर्षावन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षावन कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो विविधता है, जैविक विविधता बहुत ज्यादा होती है, और इसी आधार पर इसको वर्षावन का नाम दिया जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है,
डाल्फिन उभार जो मध्य अटलांटिक कटक का भाग है स्थित है, कहां पर स्थित है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है, यही बताना है। तो विषुवत रेखा के ये सब उत्तर में है। इसी को हम यहाँ पर मैप पे दिखा सकते हैं। यह आपका अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर का यह उत्तरी भाग है और यह दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग को ही हम लोग डाल्फिन उभार कहते हैं और यहीं पर आपको मिलता है, आगे जब चलते हैं तो यहीं पर आपको मिलता है जिसकी चर्चा अभी अभी हमने किया था और कहते बिलिल टॉम्सन कटक। तो बिलिल टॉम्सन जो कटक है यह आपको यहीं पर उत्तरी में यहाँ पर देखने को मिलता है, बिलिल टॉम्सन कटक। अर्थात यहाँ पर स्कॉटलैंड है और स्कॉटलैंड के जस्ट थोड़ा सा बगल में ही मिलता है बिलिल टॉम्सन कटक। और यह मिड अटलांटिक जो रिज है, इसी मिड अटलांटिक रिज का जो दक्षिणी भाग है इसको कहते हैं चैलेंजर राइज। तो चैलेंजर राइज नीचे है, लेकिन चैलेंजर जो अभियान है यह यहाँ के लिए चलाया गया था। तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आपको मिलेंगे जहां पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। और यहीं पर हमने कहा था एक है रोमांच गैप। रोमांच गैप दक्षिणी अटलांटिक से है, डाल्फिन उत्तरी से है, चैलेंजर जो राइज है यह दक्षिणी से है, फिर बिलिल टॉम्सन उत्तरी से है। तो ऐसा कुछ पॉइंट है जिसके विषय में हमको समझना है। अर्थात मैपिंग हमको महासागर की भी स्पष्ट तरीके से समझनी है, जिसकी चर्चा हम लोग कालक्रम में करेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, महान अवरोध भित्ति निम्न में से कहाँ फैली है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर देखने को मिलती है महान प्रवाल भित्ति। तो महान प्रवाल भित्ति का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित निमज्जन का सिद्धांत। अर्थात 3 सिद्धांत दिए गए हैं। एक डार्विन दाना का है जिसका नाम है अवतलन सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है मरे का जो स्थिर स्थल का सिद्धांत है, और तीसरा सिद्धांत है डैली का जिसको कहते हैं हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत। तो मरे का स्थल स्थिर स्थल है और निमज्जन किसका है? तो डार्विन दाना का है। डैली का क्या है? तो हिमानी नियंत्रण है। डैली का क्या है? तो हिमानी नियंत्रण, ये आपका डैली का है। मरे का क्या है? स्थिर स्थल है। और इनका क्या है? तो इनका अवतलन है। क्या है? अवतलन। तो अवतलन सिद्धांत किसका है? तो डार्विन दाना का है। तो यहां पर लिख रहा है किसने इसका प्रतिपादन किया है? तो डार्विन ने किया है। किसने किया है? डार्विन ने किया है। इनका संबंध किससे है? तो ये है मरे महोदय हैं। फिर इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है डैली से, और इसका संबंध है डार्विन से। ये हमारे कुछ तथ्य हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखा जाए तो आज का जो एपिसोड है इसे यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।